नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज हो गया है। रविवार को चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टनकपुर कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि आप वहाँ क्षेत्र में भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार भी आप अपने अपने क्षेत्रों में जरूर करें। इस दौरान उन्होंने जातियों से धारचूला में स्थानीय उत्पादकों को खरीदने की भी अपील की है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी कामना होती है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सरल हो। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के लोग इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये यात्रा हमारे राज्य से होकर निकलती है। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इन सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स ज्यादा है, उन क्षेत्रों में रहते हैं। उस समाज की अपनी समृद्ध एक संस्कृति है, वहाँ के पौराणिक चीजें हैं, परंपराएं हैं, और उन सभी को उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, रहने का तरीका है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने का एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूं तो अब आप केवल एक कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारे भारत की संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो सालों साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जब लौट कर जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये वहां से दर्शन करके आए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादकों को भी अपनाकर स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहां के नौजवान हैं, युवा हैं, बहुत बरसों बरसों से रहने वाले लोग, वो जो सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आर्थिकी को सशक्त बनाने में भी आपका भी योगदान हो सकता है। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे आप, जहां मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। वो आपके घर में पहले से हो सकता है कि वो सामान हो, लेकिन फिर भी खरीदिएगा। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि कम से कम इस पूरी यात्रा का 5 से 10% जो खर्चा है आपका, वो थोड़ा खर्चा उन लोगों को प्रोत्साहित करने में भी लगाइए। उनके द्वारा बहुत अच्छे कपड़ों के, इसके खिलौने, दूसरे काम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलाई, बुनाई, खिलौने, तमाम प्रकार के सर्दियों में काम आने वाले कपड़े, वो सब आपके बहुत काम आएंगे और उनका भी बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि के रूप में जानाता है, कि शिव का घर है, और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाता है। इसलिए हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रही है। हम केवल औपचारिक इसको नहीं करते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। मैं भी स्वयं लगातार इसका हिस्सा रहता हूं, इसलिए हमारी, चाहे वो हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य परीक्षण हो, सुरक्षा प्रबंधन हो, या आवास या भोजन की व्यवस्था हो, प्रत्येक स्तर पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। हमारी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य टीमें भी लगातार आपसे जुड़ी रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो एसओपी जारी हुई है, जो गाइडलाइन जारी है, उनका पूरी तरह से पालन करें और यात्रा हमेशा समूह में करें। अकेले यात्रा करने का वो नहीं होना चाहिए। हम लोग समूह में रहेंगे तो बड़े बड़े, कहते हैं ना, वो गाना है ना, एक दीपक रावत जी जानते होंगे, चलते चलते कट जाएंगे रास्ते, क्या है वो, यही है,
एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो प्रत्येक कदम पर सावधानी बरतें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपका सुखद अनुभव ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आज जब इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो हमें गर्व होता है ये देखकर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारी सनातन की पताका, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में शान से फहरा रही है। और मैं कहूं कि इस सदियों बाद, मैं दशक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदियों की बात कर रहा हूं, सदियों बाद सनातन का इस स्वर्ण काल फिर से आया है। चाहे हमारे धार्मिक स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, उनको सुविधाजनक बनाना हो, विकास विरासत के साथ करना हो, ये सभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारी सदियों बाद सांस्कृतिक चेतना को पुनः स्थापित करने का जो भगीरथ प्रयास है, भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, उसी प्रकार का प्रयास आज पूरी दुनिया देख रही है। और हम भी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारे यहाँ चार धाम है, हेमकुंड साहब है, यहाँ रीठा साहब है, यहाँ पर नानक मता साहब है, इसके अलावा आदि कैलाश है, माँ पूर्णागिरी का जहाँ आप हैं यहाँ पर, यही माँ शारदा का स्थान है, उसको भी एक गंगा का स्थान दिया गया है। कैलाश से निकलती हैं, उनका ही क्षेत्र है ये बड़ा। यहाँ सालों में 2500-50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ यात्रा में आते हैं। यहाँ जागेश्वर धाम है, यहाँ गोलजू की जन्मस्थली है, अनेक स्थान आप जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और इस सभी के कायाकल्प के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश यात्रा दुनिया की सबसे सुगम आध्यात्मिक यात्रा बन सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा से पहले दल को आज सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव के जयकारे से भी गूंज उठे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा कि आप भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी जरूर करें। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे को आज रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को रवानगी दिखाई है हरी झंडी दिखाकर, और ऐसे में यह भी देखा गया है कि तमाम लोग काफी उत्साहित हैं मानसरोवर यात्रा के लिए। और कैलाश जाने वाले तमाम लोग जो हैं वो चंपावत में पहुंचे हुए थे, जहां पर चंपावत से अब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया और सभी की शुभकामनाएं भी सभी को दी हैं और सभी खुशहाली की कामना भी की है। इस दौरान ये भी देखा गया कि तमाम जो पर्यटक थे, तमाम जो यात्री थे, वो काफी उत्साहित नजर भी इस दौरान आए। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष सबूत दे, हम सभी तरह की जांच को भी तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में भी केदारनाथ धाम में सोना चोरी के जो आरोप लगे थे उनकी जांच में कुछ नहीं मिला था। बद्रीनाथ धाम केदारनाथ में दान की परंपरा वर्षों से पुरानी है और ऐसे में कर्मचारियों पर जो आरोप लगे हैं उस पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, जांच कराई जा रही है। बिना तथ्यों के आरोप लगाना कांग्रेस का एक प्रकार से आदत सी हो गई है। अयोध्या की चोरी की जांच चल रही है, एसआईटी उसमें जांच कर रही है, अनेकों अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के अंदर हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई चल रही है, बातचीत चल रही है। और जहाँ तक बद्रीनाथ का विषय है, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं, उसके आरोप में भी मंदिर समिति ने जांच बिठाई है। तो थोड़ा क्योंकि मंदिर समिति प्रत्यक्ष रूप से उसकी जांच कर रही है, वो स्वायत्त संस्था है, उसकी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी हलचल तेज होने लगी है। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और मुख्यमंत्री धामी के 5 साल पूरे होने के चलते बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाई जा रही हैं और लोगों से सीधा संवाद भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया है, जिसके बाद तमाम जगहों पर पार्टी की ओर से कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि जन जन के सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम तो लगातार अब चलेंगे ही। सेवा सप्ताह के रूप में भी अब लगातार जो है वो कार्यक्रम लगाए गए हैं, यानी कि प्रवास कार्यक्रम भी बीजेपी की ओर से कराए जा रहे हैं। पूरी तरह से 2027 की चुनावी तैयारियां इसको कहा जा सकता है। एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 साल पूरे किए और इसको सेवा सप्ताह के रूप में जन जन की सरकार के रूप में जहां चलाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इसको 2027 चुनाव से जोड़ करके देख रही है। और बीजेपी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है वो प्रवास अब करना शुरू करेंगे और सभी की जिम्मेदारी इस दौरान लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रवास करते हुए नजर आएंगे। तमाम विधायकों के प्रवास लगाए गए हैं, सांसदों के प्रवास लगाए गए हैं और इस कड़ी में यह भी देखा जा सकता है कि प्रवास के साथ साथ सेवा सप्ताह हो या फिर जन जन की सरकार कार्यक्रम हो, वो भी होते हुए नजर आएंगे। यानी कि पूरी तरह से बीजेपी 2027 की चुनावी तैयारियों में है और बीजेपी का यह दावा है कि इस बार हैट्रिक भी लगाई जाएगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदा तटबंध निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन भी इस दौरान किया। इस मौके पर आयोजित मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में भी सीएम ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने भी रखा है। भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टनकपुर केवल चंपावत जनपद का एक प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि ये हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है। और इस भूमि पर जहाँ एक तरफ माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद बसता है, दूसरी तरफ माँ शारदा इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा बनकर अविरल रूप से बहती रहती है। यहाँ से जाकर पूरे देश के अनेक स्थानों को जल और जीवन देने का काम करती है। और शारदा नदी ने सदियों से हमारी इस माटी को समृद्ध करने का काम किया है। किसान भाइयों को पानी उपलब्ध करवाया है, सिंचाई उपलब्ध कराई है, उनको अन्नदाताओं को नवजीवन दिया है और लाखों परिवारों की आधार ये माँ शारदा है। अगर माँ शारदा न हो तो वहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जल होता है वहीं समृद्धि होती है, जहाँ जल होता है वहीं हरियाली होती है, जहाँ जल होता है वहीं जीवन होता है। कहते हैं ना, जल बिन सब शून्य, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बरसात के दिनों में माँ शारदा अपने रौद्र रूप में आ जाती है और पूरा हमारा ये इलाका यहाँ से लेकर आगे तक बोधी भूड़ तक जहाँ तक शारदा जाती है और टनकपुर के आसपास का तो बहुत ही छोटी, क्योंकि मैं बरसात के समय में भी अक्सर आप सबके बीच में आता हूँ, तो जब ये रौद्र रूप में आती है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। इसका तेज बहाव का डर है, किनारों के कटाव का डर होता है, बाढ़ के खतरे का डर होता है, यहाँ खेतों को नुकसान, उसके कटाव का खतरा, इन सभी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ये प्रसन्नता का विषय, आज खुशी का विषय है। अब आप लोग आपस में उधर बात न करिए। एक बेटे, एक छोटी बच्ची ये क्या कह रही है, ये बीच में एक गुड़िया क्या कर रही है, इसको टॉफी वॉफी दो, एक मनीष एक टॉफी वगैरह दो। देखो जरा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बेटा, बैठ जा। हाँ, बैठ गई, बहुत बढ़िया। इसको एक टॉफी दीजिए, कुछ दीजिए खाने के लिए, गर्मी लग गई है इसको। आज देखिए, आज बहुत खुशी की बात है। क्या आवाज कम आ रही क्या? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने 60 करोड़ रुपए की धनराशि से अधिक लागत से भव्य शारदा तटबंध बनाने का
निर्णय लिया, उसके शिलान्यास का कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यहाँ की समस्त जनता को बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शारदा तटबंध केवल सीमेंट, रेता और गारे का ढांचा नहीं होगा, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और उनके लिए भयमुक्त खुशहाल जीवन का आधार बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये परियोजना जब पूरी होगी तो बरसात का मौसम टनकपुर के लिए डर और चिंता का कारण नहीं, बल्कि नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। भाइयों बहनों, चंपावत मेरे लिए सिर्फ कर्मभूमि ही नहीं है, बल्कि ये मेरा घर भी है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जैसे एक बेटा अपने घर को सजाने का, संवारने का काम करता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका भाई, आपका बेटा चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। दिन रात काम कर लगातार अनूरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी सरकार ने लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से शारदा का नया कॉरिडोर विकसित करने का काम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से शारदा घाट का पुनर्निर्मित विकास, रणकोची माता मंदिर का सौंदर्यीकरण, शारदा रिवर फ्रंट, एरो स्पोर्ट्स सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा हेलीपोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार जैसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं टनकपुर में आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए 122 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। यहाँ 56 करोड़ रुपए की लागत से ISBT का जो काम प्रारंभ हुआ था, आज वो बढ़कर 238 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके भव्य और सुविधाजनक विस्तारीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा जल्दी भी टनकपुर मोटर मार्ग 50 रुपए की लागत से आर्च मोटर पुल भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। और इसके पूरा हो जाने से लोगों का आवागमन बहुत अच्छा हो जाएगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। भाइयों बहनों, मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे शीघ्रता से संपन्न करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टनकपुर राजकीय पॉलिटेक्निक का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और राजस्व भवन का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही हम इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके अलावा चंपावत में हमारे बच्चे आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में, साइंस टेक्नोलॉजी के इस इरा में पीछे न रहें, इसलिए साइंस सेक्टर 57 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यालय में बन रहा है। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने ऑन बिल टीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रवास को लेकर कहा कि हमारे प्रयास लगातार जारी हैं, लोगों से मिलकर सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने 2027 में बीजेपी सरकार के हैट्रिक लगाने का दावा भी किया है। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस जिस तरह से प्रवास कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह के प्रवास आप लोगों के लगे हुए भी हैं, लगातार क्षेत्रों में भी आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लगातार 10 साल से हमारी सरकार है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व को, उनकी कुशल क्षमता को, उनका यूथ का जो लाभ इस समय जनता को मिला, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि कल हमारे पूरे 5 साल अपनी सरकार के कार्यकाल को पूरा हुए। सेवा, सुशासन, सेवा भाव, जनता के बीच लगातार हमारा संवाद, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम हर बार बात करते हैं कि हम लोग अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उसको हम पहली पंक्ति में कैसे लाने का काम करें, ये हमारा विजन भी है, पार्टी का एक रोड मैप भी है और उसी पे हम काम करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि प्रत्येक विधानसभाओं में हम जो है एक कार्यशाला टाइप का समझ लीजिएगा या सरकार की उपलब्धियों को समझिएगा, इस पर हम काम कर रहे हैं। कल से इस पखवाड़े का हमने शुभारंभ कर दिया है और प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम चलेंगे।
अब विधायक जी, क्योंकि लगातार क्षेत्रों में तो आप जा ही रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश का दौर भी जारी है, आपदा जैसे हालात भी बनते हैं। पिछले दिनों भी देखा गया आपकी विधानसभा में काफी नुकसान हुआ। इस बार पहले से कितना तैयार हैं आप कि अगर बारिश आती है, भूस्खलन जैसी स्थिति बनती है, तो कितना तैयार है आप लोग? देखिए, मेरी 2 बार लगातार प्रशासन से इस संबंध में बैठकें हो चुकी हैं। मैंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश कर दिए हैं कि इस समय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे यहाँ मेरी विधानसभा घनसाली हो, चाहे जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र हो, चाहे चमोली वाला क्षेत्र हो, कुछ जगहें हैं मेरी यहाँ घनसाली जो सबसे ज़्यादा है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन हम अलर्ट रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और हमारा प्रयास है कि हम, भगवान न करे अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम किस ढंग से उन लोगों के साथ खड़े हो सकें। इसके लिए मैंने अधिकारी और कर्मचारी, संबंधित विभागों को स्पष्ट आदेश किए हैं। सीमांत जो गाँव है, जैसे मेरे यहाँ गंगी है, पिनसवाड़ है, और आपका गेवाली है, मीर मरवाड़ी वाला क्षेत्र है, ये जो सीमांत गांव हैं, इन गांव में हमने 3-3 महीने का राशन, मेरे पास प्रमाण है। मैंने प्रधान लोगों को परसों की बैठक में अधिकारियों से कहा कि प्रधान से प्रमाणित पत्र लाएंगे आप लिखित में कि हमारे यहाँ 3 महीने का राशन हमारे गाँव में हमारे डीलर के पास पहुँच चुका है, ताकि इस प्रकार से कोई दिक्कतें हमारे सामने नहीं आए। कभी कभी रोड स्लाइड हो जाती हैं, गाड़ी का आना जाना बंद हो जाता है, तो लोगों के पास पर्याप्त राशन हो। यहाँ तक कि हमने विद्युत वालों को भी कहा कि आप वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी आप सतर्क रहें, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। 227 भी क्योंकि अब सामने हैं, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की, और क्या तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी? देखिए, हम अपने कामों के दम पे, अपने विकास कार्यों के दम पे, अपनी ईमानदारी के दम पे, अपना जो एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन है, सेवा भाव, इसके साथ हम सदैव जनता के बीच थे। हम 5 साल, भले ही उस विधानसभा के, जैसे घनसाली की आप बात कर रहे हैं, तो मैं घनसाली का पहला सेवक हूँ, लेकिन लगातार 5 साल में मेरा डाटा अगर आप उठाएंगे तो मेरा 25 दिन गांव में विश्राम होता है, घनसाली के अंदर विश्राम होता है। मैं प्रत्येक दिन लोगों को सुनता हूँ, लोगों की समस्याएं पे अमल करता हूँ, और अधिकारियों को आदेशित करने का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक चुनाव का विषय है, हम 24 घंटा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम विजन के लोग हैं। कुछ लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि 70 सीटें 71 आ जाएंगी, लेकिन न तो इनकी 71 आने वाली, न इनकी 70 आने वाली। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ पुनः तीसरी बार हैट्रिक मारेगी। विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी 13,500 परिवारों को, घरों को, लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त तक का टारगेट भी रखा गया है कि सभी को उत्तराखंड में आवास उपलब्ध कराया जाए? देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये ऐसी व्यवस्था है, मैं गाँव से काम करा है, मैं ग्राम पंचायत के प्रधान का भी मेरे पास दायित्व रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित जो हमारा टारगेट है उसमें हम कामयाब होंगे, आवास भी इन लोगों को आवास मिलेंगे, और उसकी मॉनिटरिंग भी होगी और बढ़िया भी बनेगी। SIR को लेकर के क्या कहना है आपका? लगातार काम चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रही है, भारत सरकार से मीटिंगें चल रही हैं। इसमें हमारा बूथ अध्यक्ष बेले 2 लगातार प्रत्येक ग्राम पंचायत पे काम कर रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।